विभिन्न रंग बिरंगी चूड़ी के टुकड़े यानी कि चाप से बनी हुई कलाकृतियां आप देख रहे हैं। देखिए कितने सुंदर विभिन्न आकार के चाप, छोटे बड़े, और इस तरह का शेप जो आप देख रहे हो सामने, ये तो विभिन्न आकार के हैं। सेम इस तरह का शेप सर्वांग चापों से बनते हैं। ये सर्वांग चाप है, ये विभिन्न चाप सुंदर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, जीवन में कभी दुख न आए यह असंभव है, पर दुख में भी हम मुस्कुराएं यह संभव है। तो जो संभव है हम वही करें, असंभव की तरफ ना जाएं। हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बच्चों, आज हम लोग 3.3 के 3 सवाल हल करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं। ये 2-3 दिन हुआ कोई वीडियो नहीं पहुंच पाया है, तो दोहराते हैं, इसके बाद 3.3 को हल करते हैं। अब तक हमने क्या सीखा और इसे हमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है उस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। चाप के माप की परिभाषा या केंद्रीय कोण। लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है, इसे हम कहते हैं चाप के माप की परिभाषा। दीर्घ चाप का माप 360 जो संपूर्ण वृत्त है उसमें से अगर हम लघु चाप का माप घटा देते हैं तो हमें दीर्घ चाप का माप ज्ञात हो जाता है। अर्धवृत्त के चाप का माप 180 अंश होता है। किन्हीं दो वृत्त चापों की त्रिज्या और माप समान हो तो वे सर्वांग सम चाप कहलाते हैं। एक ही वृत्त के चाप अगर ABC और CD के बीच में अगर कोई एक सामान्य बिंदु, ये बिंदु सामान्य है तो हम कंटिन्यूअस में यानी एक चाप को उसी के आगे जोड़कर दूसरे चाप को हम उस बड़े चाप का माप निकाल सकते हैं, जैसे हम कोण की संलग्नता को ज्ञात करते हैं। एक ही वृत्त के या सर्वांग सम चापों की संगत जीवाएं सर्वांग सम होती हैं, ठीक उसी का विलोम एक वृत्त या सर्वांग सम वृत्त के सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा दोहरा लेना है। चलो चलते हैं 3.3 के सवाल को हल करते हैं। 3.3 में 3 सवाल, जिसमें पहला सवाल है, हम बच्चों बार बार मैं यही कहूंगी, पहले आप आकृति बना लीजिए और इसके बाद हल करने का प्रयास कीजिए। आकृति में 3.3 पहला सवाल है, C केंद्र वाले वृत्त पर G, D, E और F बिंदु है। कोण ECF का माप 70 दिया है। कोण ECF जो माप दिया है आप उसको लिखते जाइए। ये माप 70 दिया है, आकृति में आपको आइडिया आएगा। और चाप DGF का माप 200 हो। कहाँ पर है DGF? DG यानी ये पूरे चाप का माप 200 दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है? चाप DE ये ज्ञात करना है, और चाप DEF ये पूरा चाप, क्योंकि अब इस पूरे चाप में DE और EF में E सामान्य है, यानी कि अगर हम इसे कंटिन्यू जोड़ें यानी DE फिर EF, हमें DEF दोनों संपूर्ण चाप का माप ज्ञात हो जाएगा। तो चलो फटाफट हम इसे हल कर लेते हैं। जो दिया है वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो दिया क्या है? कोण ECF 70 ये दिया हुआ है, और इसलिए कोण ECF बराबर मेजर चाप EF केंद्रीय कोण के संगत चाप, और हमने अभी पढ़ा कि लघु चाप का माप अगर केंद्रीय कोण है तो उनके संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। केंद्रीय कोण दिया है ECF, इसलिए उसका संगत चाप EF भी 70 होगा। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। परिभाषा है, हमने भी पढ़ा, रिवीजन में भी किया, लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। और क्या दिया है? मेजर चाप DGF 200 ये भी दिया हुआ है। तो अब आगे हमें क्या करना है? संपूर्ण चाप, इसमें कुल कितने चाप है? 1 2 3। अगर मैं पूरा संपूर्ण चाप कंटिन्यू आपको जोड़ना होगा बिना ब्रेक किए, पहला दूसरा तीसरा, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं,
तो तीनों चाप को आप लिखेंगे तो मेजर चाप DGF प्लस मेजर चाप EF प्लस मेजर चाप DE बराबर 360। संपूर्ण वृत्त का चाप 360 होता है और दो चापों को हमने निकाल लिया है, 200 और 70 वाला। तो अब हम तीसरा निकाल सकते हैं, इसलिए जो चाप DGF दिया है 200 का मान रख दिया, EF का मान 70 हमने निकाला, केंद्रीय कोण द्वारा वो भी लिख दिया। इसलिए अब क्या पता नहीं है हमें, सिर्फ मेजर चाप DE। तो मेजर चाप D बराबर 360, सबका मान रखा और ये दोनों को जोड़ के कितना हुआ 270। इस 270 का हमने पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे 270 धन है, इस तरफ आ गया तो ऋण हो गया। इसलिए अब क्या बचा है, मेजर चाप DE बराबर 360 में से 270 घटा दिया तो हमें मिला 90। तो हमें मेजर चाप DE कितना मिला 90। अब और क्या बाकी है, हमें DEF, मेजर चाप DEF निकालना है। तो DEF बराबर क्या है, मेजर चाप DE प्लस मेजर चाप EF, मेजर चाप DEF EF। तो मेजर चाप DE प्लस मेजर चाप EF जोड़ देंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा। ये है चापों के योगफल का गुणधर्म। मेजर चाप DE बराबर मेजर चाप DE प्लस मेजर चाप EF क्या है, चाप के मापों के योग का गुणधर्म। बड़े चाप को अगर दो टुकड़े हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ा चाप हम निकाल सकते हैं। इसलिए चाप DEF बराबर 90 और वो है 90 हमने निकाला, 70 पहले से था 160। तो फटाफट हम अपना उत्तर लिख देंगे। मेजर चाप DE जो पूछा है, दो पूछा था, उसी दो का उत्तर हम लिखेंगे। मेजर चाप DE बराबर 90 और मेजर चाप DEF बराबर 160 हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल हम बाद में करते हैं, पहले दूसरा सवाल अच्छे से देख लेते हैं। देखते हैं आकृति में, त्रिभुज QRS एक समबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है RS चाप RS सर्वांग समचाप QS सर्वांग समचाप QR और चाप QRS का माप कितना है 240। ये दो चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो दत्त क्या है, सिर्फ QRS, त्रिभुज QRS एक समबाहु त्रिभुज है। तो चलो जो दिया है, अगर मैं आकृति में ही देखते हैं, जो दी गई है आकृति को किताब में भी दिया है, सबसे पहले आकृति बना लोगे और जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है हम फटाफट उसको थोड़ा सा रिमार्क कर देंगे। तो QRS क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब क्या, इसकी तीनों भुजाएं सर्वांग सम है। अब जब तीनों भुजाएं सर्वांग सम है तो उनके संगत चाप क्या होंगे, वो भी सर्वांग सम होंगे। यानी जो ये तीन चाप दिए हैं QR, QS और RS, ये तीनों चाप भी आपस में सर्वांग सम होंगे। और क्या चीज दिया है कि अगर ये समबाहु है बच्चों तो उनके सभी कोण कितने के होंगे, सभी मतलब कि प्रत्येक कोण, सभी कोण तो 180 होंगे, लेकिन तीनों सर्वांग सम है तो कितने के हुए, प्रत्येक कोण 60 के होते हैं। वैसे भी हमें पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। तो बहुत सारी जानकारी हमें प्रीवियस पता है, हम फटाफट इससे हमने रिलेट कर लिया। तो चलो हल करते हैं। अब क्या दिया है कि चाप RS सर्वांग समचाप QS सर्वांग समचाप QR, ये हमें पहले सिद्ध करना है। तो अब जो दिया है वहां से शुरुआत करते हैं। त्रिभुज QRS एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिया है, इसलिए रेख यानी तीनों भुजाएं सर्वांग सम है वो लिखेंगे। रेख RS सर्वांग सम रेख QS सर्वांग सम रेख QR, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसका मतलब क्या कि चाप RS सर्वांग समचाप QS सर्वांग समचाप QR, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप भी सर्वांग सम होते हैं। ये हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो अब हम मानते हैं कि सभी चाप सर्वांग सम हैं और सभी चापों के का माप, प्रत्येक चाप का माप एक अंश है। तो मान लेते हैं, क्योंकि गणित में हम तो अक्सर ज्यादा मानते ही हैं। हम बहुत अच्छे लोग हैं कि जो चीज हमें पता नहीं होता उसको भी हम मान लेते हैं और मानकर फिर हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। माना मेजर चाप RS प्लस बराबर मेजर चाप QS बराबर मेजर चाप QR बराबर एक अंश है। ये हमारा पहला पॉइंट हम मान लेते हैं।
तो अभी वृत्त के सभी चापों का योगफल कितना होता है 360 हमें ज्ञात है। तो तीनों चाप बराबर हैं आपस में, तो सबका और कितना है, तो तीनों चापों का योगफल हम लिख देंगे x प्लस यक्स प्लस यक्स बराबर 360। एक से हमने एक में यहाँ रखा कि सभी बराबर है और ये सभी चापों का योगफल हमने लिखा 360। एक और दो से यहाँ लिख दीजिए, एक और दो से, दोनों से, इसलिए 3x बराबर कितना हो गया 360। x बराबर कितना हो गया, क्योंकि 3 यहाँ पे गुणा है, यहाँ लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, भाग माने बटे, हमने इसको काटा तो हमें मिल गया 120, इसलिए x का मान कितना हुआ 120 अंश। अब 120 अंश एक ही चाप नहीं, क्योंकि तीनों चाप सर्वांग सम है, इसलिए तीनों का माप 120, प्रत्येक का माप कितना हो जाएगा 120। अब हमें और क्या दूसरा सिद्ध करना है, दूसरा सिद्ध करना है कि मेजर चाप QRS बराबर 240। तो चलो हमें मालूम है कि दूसरे के लिए दूसरा मेजर चाप QRS बराबर मेजर चाप QR प्लस मेजर चाप RS, क्योंकि दो छोटे छोटे चापों को योग करके हमें बड़े चाप का माप ज्ञात करना है। तो चाप के मापों का योगफल का गुणधर्म है ये है कि जो छोटे छोटे चापों को जोड़ते हैं, ये बार बार आपको ध्यान में ही रखना है। इसलिए मेजर चाप QRS बराबर QR हमने यहाँ निकाला, QR और QS और RS प्रत्येक का माप 120 हमें यहाँ मिल चुका है, हमने मान रखा। तो QR का मान भी 120 है, RS का माप भी 120 है, तो हमने सबका मान रखा, कितना हुआ 120 और 120 240, इसलिए मेजर चाप QRS बराबर 240 जो हमें सिद्ध करना था, है ना बच्चों। तो हमें ये भी हम पहले इसमें दो चीज सिद्ध करना था, दोनों हम सिद्ध कर लिए। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा क्या है, बहुत छोटा सा है ये आपका सवाल। ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त में जीवा AB सर्वांग सम जीवा CD दी गई है, और तो सिद्ध क्या करना है, चाप AC सर्वांग सम चाप BD। AB जीवा और CD जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, इस तरह से प्रतिच्छेदन करने पर हमें AB जीवा इसका चाप है ACB और CD जीवा का चाप है CBD या DBC, यानी ये दो चाप इसमें है, दो चाप इसमें है, तो हमें सिद्ध करना क्या है AC सर्वांग सम चाप BD। बच्चों आकृति देखकर ही हमें समझ में आती है कि अगर मैं इस चाप का नाम लिखूंगी तो क्या लिखूंगी AC प्लस CB, और अगर इस चाप का बड़े चाप का माप लिखूंगी तो इसका नाम लिखूंगी CB प्लस BD। अब देखेंगे कि दोनों चाप में जो ये BC है दोनों में आ रहा है, अगर ये निकल गया, इसको हमने निकाल दिया इसमें से भी इसमें भी से, तो हमें क्या बचा AC और DB। तो अगर ये चाप सर्वांग सम हो गए हमें मिल गया, तो यही चीज हमें लिख के दिखा देनी है। तो हम लिख लेते हैं इस चाप को। 3.3 का तीसरा, हमें जीवा AB सर्वांग सम जीवा CD ये हमें दिया हुआ है, हम लिख देंगे दत्त, और इसलिए चाप ACB सर्वांग सम चाप CBD संगत चाप है। ये संगत दी गई जीवा के संगत चाप, सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप, इसलिए मेजर चाप ACB बराबर मेजर चाप CBD संगत चापों की परिभाषा द्वारा। इसलिए मेजर चाप AC प्लस मेजर चाप CB, यानी दोनों चापों का हम लोग AC और CB को AC प्लस CB, ये पूरे चाप का माप। उसी तरह दूसरा भी मेजर चाप CB प्लस मेजर चाप BD, मेजर चाप CB या मेजर चाप BC और प्लस BD, इसका नाम CB या BC दोनों भी हम लोग लिख सकते हैं। चाप के मापों के योगफल का गुणधर्म, इसलिए अब यहाँ देखोगे मेजर चाप AC प्लस मेजर चाप CB बराबर मेजर चाप CB प्लस मेजर चाप BD। अब अगर ये दोनों में देखोगे CB यहाँ पर भी है, CB यहाँ पर भी है, तो ये CB इक्वल टू हमने कर, जैसे हम कोई समीकरण हल करते हैं x प्लस 5 प्लस 8 या y बराबर 5 प्लस 3y अगर है, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, तो हम 5 कट कर देते हैं। ठीक उसी तरह से ये मेजर चाप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दोनों पक्षों में है, तो हम उसको मतलब कि
पक्षांतर करने पे घट जाता है, दोनों पक्षों में बराबर चिन्ह के साथ हो सेम, तो हम उसको काट सकते हैं। तो ये यहाँ से कट गया, इसलिए मेजर चाप AC बचा और यहाँ मेजर चाप BD बचा। तो अगर चाप मेजर चाप अगर उनके माप समान है, इसका मतलब वो चाप सर्वांग सम है। बच्चों इसमें थोड़ा सा है, अगर माप समान होते हैं तो चाप सर्वांग सम होते हैं, और अगर चाप सर्वांग सम होते हैं तो उनके माप बराबर होते हैं। सिर्फ बराबर और सर्वांग सम में इतना थोड़ा सा, मैं बार बार वही रिपीट करती हूँ, माप दिया होता है तो बराबर कहते हैं, माप नहीं दिया होता है तो हम सर्वांग सम कहते हैं। एक एक बात को कहने का खाली चिन्ह के अनुसार बराबर और सर्वांग सम का शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये तीनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम आगे अंतर्लिखित कोण प्रमेय वगैरह पढ़ेंगे, और आगे और बहुत कुछ हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तब तक इस चीज़ को दोहराते रहिए और खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।